जैसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होता है, सबसे पहला कदम होता है लड़की की साइड से 498A के एफआईआर का दर्ज कराना। 498A के एफआईआर दर्ज कराना मतलब पूरे क्रिमिनल लॉ के मोशन को सेट करना। एफआईआर दर्ज होती है और आजकल एफआईआर के कंटेंट भी वो सेम जनरली यूज होते हैं कि मेरे पति ने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, सास ससुर ने ये किया, ननंद देवर ने ये किया। एक फिक्स परिपाटी आज के जमाने में चलती आ रही है और इन बातों को अब देश की न्यायालय भी समझने लगी और मानने लगी है कि बहुत सारे 498A के केस ऐसे फॉल्स आ रहे हैं। हालांकि कुछ जेन्युइन केस भी होते हैं जहां पे सही में महिला को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, लेकिन ऐसा आंकड़े कहते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो फॉल्स एलिगेशंस पे आधारित होते हैं। अब जब एक न्यायालय को पता लगने लगा तब धीरे धीरे कई सारे ऐसे जजमेंट आए जो कि फेवर करने लगे हस्बैंड और उनकी फैमिली को। सबसे बड़ा इसमें लैंडमार्क जजमेंट आया था एक अनिश कुमार का। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लैरिफाई किया था कि अगर आपको 498A में अरेस्ट करना ही है तो आपको पहले 41A नोटिस की कंप्लेंट्स करनी होगी और अनलेस कोई इंजरी केस है या कुछ ऐसा सीरियस ग्रेव इंजरी है जिसमें लड़की को ये तो बात अलग है, अदरवाइज किसी भी केस में आप जनरली अब आप हस्बैंड या उसकी फैमिली को जनरली अरेस्ट नहीं करेंगे। तो इस केस के आने के बाद एक बहुत सिनेरियो चेंज हुआ था, लेकिन हाल ही में यूपी हाईकोर्ट ने एक और पाथ ब्रेकिंग जजमेंट दिया है जो इससे एक और स्टेप आगे जाता है। उस जजमेंट में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कई सारी 498A को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है पूरे स्टेट के अंदर, और जब एक हाईकोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया तो हमें उम्मीद है कि बहुत बाकी सारी हाईकोर्ट्स भी इस पर जल्दी अपना निर्णय लाएगी, क्योंकि उसकी भावना कहीं ना कहीं सेम रहती है। तो आज हमने सोच रहे हैं कि उस बात को, उन गाइडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करें उस लैंडमार्क जजमेंट के साथ। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोज, जो बनाता है आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल लीगल शॉर्ट्स पे। सब्सक्राइब करें लीगल शॉर्ट्स को, बेल आइकन दबाइए ताकि हम आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं यूपी हाईकोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट की जहां पे 498A के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की गई है। उस केस का नाम है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसके मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूं ताकि आप उस पूरे जजमेंट को पढ़ सकें। इस केस में 498A की जब एफआईआर दर्ज होती है और जब ये मामला आगे इन्वेस्टिगेशन होता है तो चार्जशीट फाइल हो जाती है पूरे परिवार के खिलाफ। जब चार्जशीट फाइल होती है, नीचे कॉग्निजेंस लिया जाता है, ट्रायल प्रोसीड करती है, तो अल्टीमेटली जो ट्रायल कोर्ट होती है वो उसमें चार्जेस को फ्रेम करती है। फ्रेम चार्जेस करती है हस्बैंड और उसके फादर मदर यानी उस लड़की के इन-लॉज की तरफ से। उस चार्ज को वो चैलेंज करते हैं हायर कोर्ट में और इस यूपी हाई कोर्ट में पहुंच के चार्ज के अगेंस्ट अपनी रिवीजन पिटीशन को फाइल करते हैं। रिवीजन पिटीशन के बहाने जब इस कोर्ट के पास पूरा एक ये मुद्दा आता है तो कोर्ट उस पूरे एफआईआर को पढ़ के हैरान हो जाता है। कोर्ट उस एफआईआर में पढ़ता है कि इस तरह के जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो शायद सोच से भी परे हैं। ऑनरेबल जज ये पढ़कर हैरान हो जाते हैं कि किस तरीके से ससुर और उनके घर के जो पुरुष सदस्य थे उनके खिलाफ इस तरह के सेक्सुअल एलिगेशन लगाए गए हैं। तब ऑनरेबल कोर्ट उस ऑर्डर में लिखता है कि आजकल ये बहुत आम हो गया है कि आप 498A के एफआईआर में इस तरह के एलिगेशन पाएंगे और लड़की की साइड से ना जाने कैसे कैसे एलिगेशन लगते हैं जो कि समाज में सोचने लायक है। इसलिए फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को तो वो चार्ज से डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी उनके खिलाफ उस पिटीशन को अलाउ कर देते हैं, लेकिन हस्बैंड के खिलाफ उस पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं ये कहते हुए क्योंकि आपके खिलाफ 498A के एलिगेशन है इसलिए अभी हम चार्ज की स्टेज में उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बहुत बड़ा रिलीफ दिया क्योंकि अब ऑनरेबल कोर्ट भी इस बात को मानने लगी है कि कहीं ना कहीं फॉल्स एलिगेशन लगने शुरू हो गए। अगर आप देखेंगे आजकल जब से ही लड़की की साइड से एफआईआर होती है तो 354 आईपीसी को इन्वोक किया जाता है जो कहता है किसी भी महिला की लज्जा को भंग करना। ससुर पे ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है, देवर पे या जेठ पे ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है, या फिर कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पे लड़की अपने देवर, जेठ या फिर ससुर पे कहीं ना कहीं रेप के एलिगेशन भी लगाती हैं। अब 100 में से कुछ ऐसे रेयर केसेस होंगे जहां पे ऐसा होता होगा, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं पाया जाता क्योंकि आज भी हमारा समाज ऐसा नहीं है। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट और बाकी देश की सभी कोर्ट इस बात को मानने लगी है। अब जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ यूपी इस केस को डिसाइड कर रही थी तो उन्हें लगा कि ये एक बहुत प्रॉपर टाइम है कि हम इस पे 498A पे गाइडलाइंस दें। उन्होंने इस केस को डिसाइड करने के साथ साथ इस केस में 4 महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी और उस गाइडलाइन को आज हम जानेंगे ताकि हमें अपने केस में जो अन्याय हमारे साथ हो उसको लिए हमें लड़ने के लिए हमें एक कहीं ना कहीं उसका एक आधार मिले। सबसे पहली गाइडलाइन उन्होंने जारी की और कहा कि जैसे ही अगर एफआईआर दर्ज होती है या कंप्लेंट थाने में आती है उसके 2 महीने तक, जी हाँ
2 महीने तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी। 2 महीने का एक कूलिंग पीरियड रखा जाएगा और जैसे ही वो थाने में कंप्लेंट आएगी या एफआईआर दर्ज होगी, तुरंत वो एफआईआर या कंप्लेंट जाएगी फैमिली वेलफेयर कमेटी को और फैमिली वेलफेयर कमेटी उस 2 महीने के टाइम पीरियड में उस केस का अवलोकन करेगी और देखेगी कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है। तो सबसे बड़ा पाथ ब्रेकिंग जजमेंट यह है कि 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं होगी इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। हालांकि अगर इंजरी है या कोई इस तरह से मारपीट हुई है जहां कोई ऐसे मेडिकल लीगल रिपोर्ट बन रही है तो बात अलग है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल इंजरी ना होकर सिर्फ ये एलिगेशन होते हैं कि मुझे 498 एक्ट के लिए यानी दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, उन केसेस में गिरफ्तारियां रोक दी गई है। 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया है कि आप 2 महीने शांति से बैठकर आपस में बात करें। तो पहली गाइडलाइन तो ये आती है। और दूसरी गाइडलाइन में जब उन्होंने फैमिली वेलफेयर कमेटी की बात की तो उस कमेटी में बोला कि इस कमेटी में जो भी मेंबर होंगे उनके साथ साथ हर पक्ष के 4 फैमिली के सीनियर मेंबर भी होंगे। आप इस जजमेंट की गाइडलाइन से इस बात को जान पाएंगे कि कैसे ऑनरेबल कोर्ट ने समाज के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखकर उस समाज के उस परिवार के 4 बड़े सदस्यों को बुलाया, क्योंकि आज भी हमारे समाज में शादी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन माना जाता है जहां आज भी डिवोर्स के नाम को बहुत कम लिया जाता है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट का मानना है कि अगर शायद 4 बड़े लोग उस समाज के या उस परिवार के उस फैमिली वेलफेयर कमेटी में बैठेंगे तो शायद हो सकता है जो जोश में आप डिसीजन ले रहे हैं उसको आप वापस रोल बैक करें और शायद आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लें और शायद पति पत्नी के बीच में मध्यस्थता हो जाए। तीसरी गाइडलाइन में उन्होंने इसी बात को बोला कि जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है इस 2 महीने में अच्छे से उसकी जांच करेगी, जिन जिन के बयान लेने हैं या जिन जिन से उन्हें जानना है वो करेगी और उसके बाद अपनी फाइनली रिपोर्ट वापस उस पुलिस थाने में भेज देगी। अब पुलिस थाने में जब वो रिपोर्ट भेजेगी तो उसमें सारी बातों को लिखा जाएगा। अब अगर इस प्रोसेस को अगर आप 2 महीने का देखेंगे तो शायद हो सकता है कि बहुत जगह मध्यस्थता हो भी जाए यानी मीडिएशन हो भी जाए। ये मैं ऐसा इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी ऐसे 498 के केसेस लड़े हैं उस केसेस में मैंने अक्सर देखा कि जब मैटर की स्टार्टिंग होती है यानी जब केस की शुरुआत होती है तब दोनों पक्षों में काफी आपस में तनाव होता है, उनमें बहुत ज्यादा गर्माहट होती है और वो कहते हैं कि हम अगली पार्टी को ये कर देंगे या उससे सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे या फिर आपस में वो कहीं ना कहीं रुपयों का लेन देन का काफी मामला चलता है। लेकिन जैसे जैसे कोर्ट में समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं उनका गुस्सा ठंडा होता है और शायद वो कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता की राह को चुनना पसंद करते हैं। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को पहचाना और 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया। और अब हम आते हैं 4th गाइडलाइन की तरफ जहां पे हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस गाइडलाइन में बोला है कि इन मामलों की जांच उन्हीं आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जो जांच अधिकारी से कराएंगे जिन्हें कम से कम 1 वीक की ट्रेनिंग दी गई हो। अगर आपको इस मामले की ट्रेनिंग नहीं दी गई है यानी इस पर्टिकुलर लॉ पे आपको ट्रेनिंग नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसकी जांच नहीं कर सकता। इस गाइडलाइन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब अर्नेश कुमार का जजमेंट इतना क्लियर है कि देयर वुड नॉट बी यानी ऑटोमेटिक अरेस्ट यानी ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी, फिर भी कुछ पुलिस अधिकारी जिन्हें इस लॉ का ध्यान नहीं होता है वो आके अरेस्ट कर लेते हैं, फिर हम अल्टीमेटली कंटेम्प्ट लगाते हैं और वो कोर्ट में मामले चलते हैं, लेकिन एक बार तो गिरफ्तारी हो ही जाती है। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को अच्छे से भाप कर बोला है कि 1 वीक की मैंडेटरी ट्रेनिंग होगी हर उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो 498 के केसेस डील कर रहा है। तो इन 4 बातों से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काफी पाथ ब्रेकिंग एक जजमेंट को सेट किया है और लैंडमार्क इस जजमेंट को पास किया है। अब दोस्तों ये 4 बातें जानने के बाद हमें इस बात की बहुत क्लैरिटी होगी कि 498 में जनरली ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी अनलेस कोई सीरियस इंजरी का मामला हो। और आपको अर्नेश कुमार के जजमेंट से भी आप वाकिफ होंगे जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 41A सीआरपीसी का नोटिस देना मैंडेटरी है। 41A सीआरपीसी का नोटिस बेसिकली ये कहता है कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करने का सोचते हैं तो आप उन्हें पहले ये नोटिस देंगे और बताएंगे कि आप आए और हमारे पास अपना पक्ष रखें। उसके बाद अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है या अगर कोई पर्सन 41A नोटिस की अवहेलना कर रहा है और उस नोटिस की अवहेलना में पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहा है तो ही गिरफ्तारी होगी, अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं होगी। इसलिए अगर आप आजकल 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट में जाके क्वेश्चन भी लगाते हैं तो जनरली ऑनरेबल हाईकोर्ट भी आजकल इंटरफेयर करके उसमें नो कोर्सिव एक्शन का ऑर्डर पास कर रही है। और अर्नेश कुमार के जजमेंट के बाद जो एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी आया कि अर्नेश कुमार जजमेंट ने बोला कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस बात को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा और वो जुडिशियल ऑफिसर्स जो इस जजमेंट को फॉलो नहीं करके रिमांड दे देते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हाल ही में कई ऐसे जजमेंट आ रहे हैं जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ भी रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं जहां वो अर्नेश कुमार को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी बनती है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की और ये ड्यूटी बनती है जुडिशियल ऑफिसर की या मजिस्ट्रेट की कि चेक करना कि जो 41A के जो चेकलिस्ट बनती है वो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूरी की है या नहीं की है। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई समस्या है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक के थ्रू मेरे तक पहुंचकर हमारी सारी टीम से बात करके अपनी कानूनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, उसके मैं नीचे लिंक दे रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए ताकि आप घर बैठे जागरूक हो सकें, क्योंकि आपको जागरूक करना ही हमारा
उद्देश्य है। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।